हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अमित पाले। सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबर में आपका स्वागत है। बुलेटिन में आपको बताएंगे 21 जून से मोदी सरकार के मेगा वैक्सीनेशन प्लान में क्या है स्पेशल। पंजाब में कैप्टन और सिद्धू की कला पर कांग्रेस कमेटी की रिपोर्ट कार्ड आज, और कानपुर में कैसे गलती की वजह से 17 जिंदगियां चली गईं। लेकिन पहले बात करते हैं आगरा में मौत की मॉक ड्रिल वाले अस्पताल की। आगरा के एक अस्पताल में मौत की मॉक ड्रिल के बाद जमकर हंगामा हुआ। आगरा के श्री पारस अस्पताल का सनसनीखेज वीडियो वायरल होने के बाद सरकार अब एक्शन में है। हॉस्पिटल को सीज करने के साथ ही संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। वीडियो में अस्पताल का स्टाफ ये कहते दिख रहा है कि ऑक्सीजन के संकट के दौर में 5 मिनट के लिए मरीजों की ऑक्सीजन रोक दी गई थी। और इसके अलावा भी इस वीडियो में बहुत सारी बातें हैं जिन्हें सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। कल जब मरीजों को शिफ्ट किया जा रहा था तब अस्पताल में जबरदस्त हंगामा हुआ। फिलहाल सीएम के निर्देश के बाद हाई लेवल जांच कमेटी बैठा दी गई है जो इस मामले की जांच कर रही है। पारस अस्पताल में पहले तो ऑक्सीजन बंद कर 22 मरीजों के साथ मौत का मॉक ड्रिल हुआ और अब सवाल पूछने वालों को पीटा जाता है। कल रात कुछ परिजन जब अस्पताल में विरोध करने पहुंचे तो अस्पताल के गुंडों ने बेल्ट से उन्हें पीटना शुरू कर दिया। यही नहीं, हमारे कैमरे के सामने लाठी डंडे से लोगों को पीटते हुए लोग नजर आए। संवाददाता सोनू कुमार की इस रिपोर्ट। पारस अस्पताल के बीच में देख सकते हैं यहाँ हाथापाई हो रही है दो गुटों के बीच में। दरअसल कुछ लोग अस्पताल प्रशासन का विरोध कर रहे थे जिसमें अस्पताल प्रशासन की तरफ से और कुछ जो बाहरी प्रदर्शन करने के लिए आए थे उनमें हाथापाई हो गई है। पुलिस यहाँ पर मौके पे नहीं है, लेकिन आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से दोनों गुट आपस में भिड़ गए हैं, जिसमें अस्पताल प्रशासन और जो प्रदर्शन कर रहे थे लोग वो पहुंचे हैं और हाथापाई हो रही है, जमकर लड़ाई हो रही है और मारा जा रहा है एक दूसरे को। फिलहाल आज सील करने के आदेश हुए थे। आप तस्वीरें देखें, बिल्कुल तस्वीरें देखें कि कितनी बुरी तरीके से मारा जा रहा है। खून निकल गया है और घायल हो गया है, लेकिन बावजूद इसके कोई नहीं रुक रहा, लगातार मारा जा रहा है। आप देखें, ये तस्वीर पारस अस्पताल के बाहर की है जहां पर आप देखें ये एक दूसरे को दोनों गुट जो है लड़ रहे हैं, जिसमें अस्पताल प्रशासन। भैया कौन कौन लोग हैं, कहाँ से आए थे? हम शिवसेना से हैं। हम इतनी मांग लेकर के आए थे जो आज कार्रवाई करनी चाहिए थी वो प्रशासन ने नहीं की है और ये बिल्कुल प्रशासन इसमें लिप्त है। क्यों इनको बचाया जा रहा है? क्यों हाथापाई? कोई स्टाफ के अंदर स्टाफ से आए थे, उन्होंने बोला आप यहाँ पे हंगामा मत कीजिए। हम शांति से साइड में खड़े हुए थे, उनने आते ही हाथापाई किए। यहाँ पर डंडे चला रहे हैं झाड़ू में से निकाल करके। क्या यही प्रशासन और ये आपका ये किसका संरक्षण इन्हें प्राप्त है कि खुलेआम मीडिया के सामने ये लोग देखिए। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कुमार सोनू। सोनू, बताइए कि फिलहाल जो कार्रवाई हुई है यानी कि सीज करने के अलावा और क्या क्या किया गया अस्पताल के खिलाफ, और साथ ही साथ वो कितने जो मरीज थे जिन्हें शिफ्ट किया गया है? देखिए 55 मरीज यहाँ पर भर्ती थे जब यहाँ पर आगरा के डीएम और एसएसपी आए और उन्होंने डॉक्टर अरिंजय जैन से पूछताछ की। पूछताछ के बाद ये फैसला लिया गया कि अस्पताल के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसके बाद डीएम ने यह भी कहा कि इस अस्पताल को सील किया जाएगा, लेकिन सील करने से पहले उन 55 मरीजों को अलग अलग अस्पतालों में शिफ्ट किया जाएगा ताकि उनकी सेहत के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। दूसरी बात, जब कल यहाँ पर मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया जा रहा था तो कुछ लोग प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे, लेकिन अस्पताल में काम करने वाले लोग और वो जो प्रदर्शनकारी थे वो दोनों गुट आमने सामने हो गए, जमकर लात घूसे चले, एक दूसरे को खूब मारा गया। कई लोगों को गंभीर चोटें भी आई। फिलहाल पुलिस मौके पर नहीं थी, लेकिन उसके बाद मौके पर पहुंची, मामले को शांत कराया गया। सीसीटीवी निकालकर पुलिस उस मामले की भी जांच में जुटी है। तीसरी बात कि सीएमओ जो कि आगरा के सीएमओ हैं, उन्होंने एक कमेटी गठित की है इस पूरे मामले की जांच के लिए। जो वायरल वीडियो हुआ उसकी जांच के लिए इधर पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जिला प्रशासन इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और फिलहाल एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और आज सीलिंग की कार्रवाई होगी। आपको तस्वीरें मैं दिखाऊं तो इस वक्त अस्पताल जो है वो खाली हो गया है पूरा तरीके से। तकरीबन रात 11 बजे तक पूरा अस्पताल खाली कर दिया गया था। हमारी अरिंजय जैन से बात हुई, डॉक्टर अरिंजय जैन जो इस अस्पताल के मालिक हैं, जिनका वीडियो वायरल हुआ था, तो उनका ये कहना था उन्होंने इस बाबत सूचना जो है सीएमओ को और जिला प्रशासन को दे दी है कि अस्पताल खाली हो गया, वो आगे की अपनी कार्रवाई सीलिंग की कर सकते हैं। तो माना जा रहा है तकरीबन 11-12 बजे तक आज सीलिंग की कार्रवाई शुरू हो सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
कहीं मौत की मॉकड्रिल तो कहीं जरा लापरवाही 17 जिंदगियों पर भारी पड़ गई। सचिंडी थाने के तहत किसान नगर इलाके में यात्रियों से भरी एक बस की टेंपो के साथ टक्कर हुई और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टेंपो छिटक कर हाईवे के दूसरी तरफ चला गया और बस दूसरी तरफ गड्ढे में जा गिरा। इस हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई, 5 लोग घायल हो गए और मृतकों में एक परिवार के 3 सगे भाई, दूसरे परिवार के 2 सगे भाई भी शामिल थे। जिन परिवारों पर दुख का यह पहाड़ टूटा है, उनका रो रो कर बुरा हाल है। हमारे 3 बेटा कदम पालन बेटी तीनों बेटे एक ही फैक्ट्री में काम बेटरी मांगा इसकी कमी मानी जा रही है। अब हम कहा बता ड्यूटी तो पेट के कारण कर बस लखनऊ से दिल्ली आ रही थी, जबकि टेंपो में स्थानीय लोग सवार थे जो फैक्ट्री में रात की ड्यूटी करने जा रहे थे। हादसा इतना दर्दनाक था कि टेंपो बुरी तरह से पिचक गया, उसमें सवार लोग अंदर ही फंस गए और कईयों को तो मौके पर ही जान चली गई। घायलों को नजदीक के लाला लाजपत राय अस्पताल में भर्ती किया गया और कुछ को हैलेट हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। जिनकी हालत बेहद गंभीर थी, उन्हें लखनऊ शिफ्ट किया गया है। और इस हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक जताया। उन्होंने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर पीड़ितों की मदद करने के लिए कहा है। राज्य सरकार ने मृतकों के परिवार वालों के लिए 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है और साथ ही हादसे की जांच के आदेश भी दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी हादसे पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मरने वालों के परिवारों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए मदद की घोषणा की है और घायलों को 50,000 रुपए। कानपुर के हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया और लिखा, कानपुर में हुई सड़क दुर्घटना अत्यंत दुखद है। इस हादसे में कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। मैं उनके परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और साथ ही घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। इस दर्दनाक हादसे पर सीएम योगी ने भी दुख जताया है। कानपुर के सचिंडी क्षेत्र में हुई एक सड़क दुर्घटना से मन द्रवित है। मेरी संवेदना मृतकों के शोक संपन्न परिजनों के साथ है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को शांति तथा घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ कर प्रदान करें। और बात करेंगे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह से। विशाल, जो लोग अभी घायल हैं उनकी हालत कैसी है और लखनऊ में कितने लोगों को शिफ्ट किया गया है? देखिए अमित, जो अब तक की जानकारी है उसके मुताबिक 17 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है और उसके बाद बताया जाता है कि लगभग 6 से 7 लोगों को कानपुर के हैलेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें 4 लोगों की हालत गंभीर है। 3 घायलों को लखनऊ शिफ्ट किया गया है ट्रॉमा सेंटर में। तीनों की कंडीशन क्रिटिकल बताई जा रही है। ये बताया जा रहा है कि हाईवे पर लगभग रात में 8:15 साढ़े 8 बजे का वक्त था। उन्नाव से लेकर के अहमदाबाद तक ये मिनी बस जा रही थी, टूरिस्ट बस है, यात्रियों को लेकर के। और उसी दौरान बताया जाता है कि उसी दिशा में यानी कि अपोजिट डायरेक्शन से एक मिनी टेम्पो सामने से आ जाता है। दोनों ही ड्राइवर्स की स्पीड प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा थी। यही वजह है कि किसी के पास भी ये मौका नहीं लगा कि वो ब्रेक ले सके और एक्सीडेंट को टाला जा सके। हालांकि कोशिश ज़रूर हुई दोनों तरफ से, लेकिन भीषण टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी, इसका अंदाज़ा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि हादसे के बाद, इस टक्कर के बाद जो बस है, बस टक्कर के बाद जो नीचे ओवरब्रिज का हिस्सा होता है उससे नीचे नाले में गिर गई है और जिसकी वजह से जो बस के यात्री हैं उनको बड़ी संख्या में चोटें लगी थी। 17 लोगों की जो कुल मौतें हुई हैं उसमें 13 लोग बताए जा रहे हैं कि उस टेम्पो में सवार थे, जबकि 4 बस के यात्रियों की भी मौत हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युद्ध स्तर पर ही मौके पर कल रेस्क्यू ऑपरेशन चलवाया, अधिकारियों को मौके पर भेजा ताकि लोगों को जल्द से जल्द जो मेडिकल सुविधाएं हैं वो दी जा सके। 2 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान किया गया है और इस मामले की जांच कानपुर के डीएम कर रहे हैं, जिनको कि 1 हफ्ते के अंदर इस मामले की रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लखनऊ भेजनी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कहीं मौत पर बवाल तो कहीं सियासत की कलह। पंजाब कांग्रेस में चल रही गुटबाजी सुलझाने के लिए बनाई गई कांग्रेस कमेटी आज कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपनी रिपोर्ट सौंपने जा रही है। इस कमेटी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, हरीश रावत, जेपी अग्रवाल शामिल हैं। हाल ही में इस समिति ने दिल्ली में पंजाब के विधायकों के साथ मुलाकात की थी। उधर राहुल भी इस विवाद को निपटाने के लिए पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं। इसको लेकर राहुल गांधी ने पंजाब के 1 दर्जन से ज्यादा विधायकों से फोन पर बात की है। खबर यह भी है कि ज्यादातर विधायकों ने सीएम कैप्टन अमरिंदर के समर्थन में बात कही है। चर्चा है कि पार्टी में जारी अंतर्कलह को दूर करने के लिए हाईकमान सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला अपनाएगी। सूत्रों के अनुसार नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। वहीं पार्टी के कुछ दलित मंत्रियों के विभागों में फेरबदल करके उन्हें महत्वपूर्ण विभाग दिए जाएंगे ताकि दलित समुदाय में संदेश जाए कि पार्टी उनका पूरा ख्याल रखती है।
तो आपको बता दें कि पंजाब में जो अंतर्क्रय चल रहा था उसको लेकर कई दिनों तक दिल्ली में नेताओं का आना जाना चलता रहा, जहां पर सिद्धू भी पहुंचे, कई विधायक पहुंचे, इसके अलावा जो सांसद हैं उनसे भी इन तीनों नेताओं ने, मल्लिकार्जुन खड़गे, हरीश रावत, इन्होंने बात की, जिसके बाद अब जो रिपोर्ट तैयार की गई है वो अब सोनिया गांधी को सौंपी जा रही है। बात करेंगे संवाददाता विजय लक्ष्मी से। विजय लक्ष्मी, और क्या बातें सामने आई इस रिपोर्ट में, अगर सूत्रों से जो जानकारी मिली होगी? देखिए, 3 सदस्यीय कमेटी है जो आज अपनी रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंपेगी, और जो जानकारी मिल रही है उसमें सूत्रों से यही आ रही है कि ज्यादातर जो एमएलएज हैं उन्होंने इस बात से अपनी सहमति जाहिर की कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में ही जो है वो अगला चुनाव अगर पार्टी लड़े तो फायदा होगा। इसके अलावा कमेटी बनाई गई थी क्योंकि 2 गुटों में कांग्रेस पार्टी बटी हुई नजर आ रही थी। एक तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह थे तो दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू थे, जिन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौजूदा मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोला, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस आला कमान ने ये तय किया कि सभी एमएलएज को सुना जाए और उसके बाद कमेटी अपनी रिपोर्ट जो है वो आला कमान को पेश करे। कुछ बदलाव जो है वो पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो है उसमें जरूर हो सकते हैं। आपको बता दें कि प्रदेश कमेटी जो है वो भंग कर दी गई थी कुछ महीनों पहले, और तब से नई कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई है। तो कमेटी की एक जो सुझाव है सूत्रों के मुताबिक वो ये भी है कि नई कमेटी बनाया जाए। जो पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने भी इस्तीफा दिया था 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद। उसके बाद ना तो उनका इस्तीफा मंजूर हुआ, ना कोई नई नियुक्ति हुई, तो वहां पर कुछ होने की संभावना है। इस तरह की रिकमेंडेशन इस कमेटी ने दी है। लक्ष्मी, एक बात बताइए, क्या सिद्धू को कोई जिम्मेदारी मिल सकती है या फिर डिप्टी सीएम को लेकर भी कोई बात चल रही है? जी देखिए, अभी नामों को लेकर के तो कोई बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। सुनील जाखड़ अभी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं पंजाब में कांग्रेस पार्टी के, काफी सारे नाम हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि दलित समाज को रिप्रेजेंटेशन देने की भी बात कांग्रेस पार्टी कर रही है, तो वो भी एक इशू है जो कमेटी ने अपने सुझाव में दिया है। वो रिप्रेजेंटेशन की अगर पार्टी दे तो आने वाले चुनावों में फायदा होगा। और जो तो फिलहाल थोड़ा और इंतजार करना होगा कि आखिरकार सोनिया गांधी के पास जो रिपोर्ट सौंप दी जाएगी उसके बाद कुछ और फैसला होता है या नहीं इस पूरे मामले पर। कई नेता एक दूसरे के खिलाफ तो कहीं कोरोना के खिलाफ मेगा अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूरे देश में फ्री वैक्सीनेशन के ऐलान के साथ ही केंद्र सरकार एक्शन मोड में आ गई है और 21 जून से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू होना है और इसके लिए सरकार टीकों का इंतजाम करने में भी जुट गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुल 74 करोड़ वैक्सीन के लिए ऑर्डर जारी कर दिया है। इस ऑर्डर के साथ वैक्सीन कंपनियों को 30% एडवांस में पेमेंट भी कर दिया गया है और सरकार ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के टीके खरीदने का फैसला कर चुकी है। अब आपको बताते हैं कि सरकार किस कंपनी से कितनी वैक्सीन खरीदने जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को कोविशील्ड की 25 करोड़ डोज और भारत बायोटेक को कोवैक्सीन की 19 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया है। कोरोना टीकों की ये 44 करोड़ डोज फौरन मिलनी शुरू हो जाएंगी जो दिसंबर तक मिलती रहेंगी। इन कंपनियों को ऑर्डर मिलने के बाद प्रोडक्शन की शुरुआत हो चुकी है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय ने हैदराबाद स्थित वैक्सीन बनाने वाली कंपनी बायोलॉजिकल ई के साथ 30 करोड़ वैक्सीन डोज को रिजर्व करने का इंतजाम किया है और इसके लिए केंद्र सरकार ने कंपनी को 1500 करोड़ रुपए की एडवांस पेमेंट कर दी है। बायोलॉजिकल ई की वैक्सीन डोज अगस्त दिसंबर के बीच बनकर बाजार में आना शुरू हो जाएगी। सरकार को उम्मीद है कि अगस्त के बाद हालात बेहद हद तक सुधर जाएंगे और अगस्त तक भारत में वैक्सीन का भंडार होगा और उसके बाद अगस्त से दिसंबर तक इन कंपनियों से 216 करोड़ वैक्सीन की डोज मिलेंगी। हम आपको बताते हैं कि दिसंबर तक किस कंपनी से कितनी डोज मिलने वाली है। मई के महीने की व्यवस्था को पूरी तरह से नजर पे रखा गया, उसके फ्लो में को देखा गया, उसकी डिफिकल्टीज को समझा गया, उनको सॉल्व करने की कोशिश की गई, लेकिन लगा कि अब हमें बैक टू सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट होगा और उसके भीतर ही स्टेट्स की फ्लेक्सिबिलिटी जो इम्प्लीमेंटेशन में होगी उसको चिन्हित किया जाएगा। सो अंडर द न्यू गाइडलाइंस, एज यू आर अवेयर, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल प्रोक्योर 75% ऑफ द वैक्सीन्स बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। जो भारत की धरती पर वैक्सीन बन रहे हैं उनका 75% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रोक्योर और ये सारा स्टेट्स को फ्री दिया जाएगा। इसकी जो कॉस्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेयर करेगी और इनको आगे फ्री एलिजिबल पॉपुलेशन तक मिलेगा
through the government vaccination centers in various states, districts, towns and villages. देश में 18 प्लस की आबादी को वैक्सीनेट करने के लिए सरकार ने जहां तैयारी जोर शोर से शुरू कर दी है, वहीं सरकार ने प्राइवेट हॉस्पिटल में वैक्सीन के लिए रेट भी फिक्स कर दिए हैं। कोविशील्ड की वैक्सीन 600 रुपए में मिलेगी, जिस पर 5% के हिसाब से 30 रुपए जीएसटी लगेगा और 150 रुपए हॉस्पिटल चार्ज होगा। कुल मिलाकर कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने के लिए अस्पताल को आपको 780 रुपए देने होंगे। इसी तरह से कोवैक्सीन के लिए 1200 रुपए, जीएसटी 60 रुपए और अस्पताल चार्ज को मिलाकर 1410 रुपए देने होंगे। इसके अलावा रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी के लिए आपको 948 रुपए, जीएसटी 47 रुपए और हॉस्पिटल चार्ज मिलाकर कुल 1145 रुपए चुकाने होंगे। वैक्सीन के रेट प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए अगर आप सरकारी अस्पताल या फिर दूसरे केंद्रों में जाते हैं तो आपको यह मुफ्त मिलने जा रही है। दिल्ली मुंबई के बाद आज से यूपी और बिहार में लॉकडाउन का ताला खुल रहा है। उत्तर प्रदेश आज से फुल अनलॉक हो रहा है। 4 जिलों को छोड़कर पूरा यूपी पहले ही खुल चुका था और आज से लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर और सहारनपुर में भी लॉकडाउन हटा दिया गया है। और आज से यूपी के सभी 75 जिलों में शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक रात का कर्फ्यू लेकिन लागू रहेगा। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में पूरे यूपी में महज 705 नए केस सामने आए हैं, जिसे देखते हुए यूपी की योगी सरकार ने यह फैसला लिया है। यूपी की तरह बिहार में भी लॉकडाउन खत्म हो गया है और अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन इस दौरान पूरी छूट नहीं है। लोगों को निर्धारित निर्देशों का पालन करना होगा। दुकानें खोलने के समय और बढ़ा दिए गए हैं। अब शाम 5 बजे तक दुकानें खुलेंगी और साथ ही शाम को 7 से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। यूपी में आज से किन चीजों से पाबंदियां हटाई गई हैं और किन पर अभी भी पाबंदियां जारी हैं, ये भी जान लीजिए। यूपी के सभी 75 जिलों में कोरोना कर्फ्यू से छूट दी गई है। बाजार सोमवार से शुक्रवार तक खुलेंगे और इसका समय होगा सुबह शाम से लेकर शाम को 7 बजे तक का। इसके साथ ही कोविड प्रोटोकॉल को मानना होगा। लोग रेल और बस में तभी सफर कर पाएंगे, लेकिन सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब, शॉपिंग मॉल्स अभी पूरी तरह से बंद ही रहेंगे। अब बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार में आज से किन चीजों में पाबंदियां हटाई गई हैं और किन पर अभी पाबंदी जारी रहेगी, ये जान लीजिए। दुकानें खोलने का समय बढ़ा दिया गया है। अब शाम को 5 बजे तक दुकानें खुलेंगी और शाम को 7 से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। शादी समारोह और श्राद्ध में 20 लोग ही शामिल हो पाएंगे, लेकिन स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, मॉल, पार्क, धार्मिक स्थल ये सभी पहले की तरह बंद रहेंगे। तो बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। खासतौर पे यूपी की अगर बात करते हैं तो पहले जो 71 जिले अनलॉक हुए थे, उसके बाद बाकी जो 4 जिले बचे हुए थे, जिसमें लखनऊ भी है, गोरखपुर भी है, अब वहां पर भी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और पूरे के पूरे 75 जिले अब अनलॉक हो चुके हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा और में सफर करने वाले, खासतौर पे मेट्रो का जो इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। अनलॉक होने के साथ ही अब यहां पर एक्वा लाइन पर मेट्रो दौड़ने लगेंगी, जिसका फायदा यात्रियों को मिलेगा। इसके साथ ही आज से लखनऊ मेट्रो की सर्विस भी शुरू कर दी गई है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सफर करने वाले लोगों को सभी नियमों का पालन जरूर करना होगा। यहां मेट्रो सुबह 7 से लेकर रात को 8 बजे तक दौड़ेगी। वीकेंड कर्फ्यू वाले दिन ये नहीं चलेंगी, यानी कि शनिवार और रविवार को बंद रहेंगी। पीक आवर के दौरान 15 मिनट का गैप रहेगा 2 मेट्रो के बीच, और जबकि अनपीक आवर रहेगा, यानी कि जब पीक आवर नहीं होता है तब 10 मिनट के गैप पे चलेंगी मेट्रो। आपको बता दें कि सोमवार से ही दिल्ली में मेट्रो 50% क्षमता के साथ शुरू हो चुकी है। कोरोना की दूसरी लहर शांत दिखाई दे रही है, लेकिन तीसरी लहर की आशंका से लोग अभी भी डरे हुए हैं। अब सवाल है कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर का बच्चों पर क्या ज्यादा असर होगा, इसको लेकर इस वक्त हर कोई चर्चा कर रहा है। इस बीच दिल्ली के एम्स के अस्पताल के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने साफ तौर पर कह दिया है कि वैश्विक या फिर भारतीय स्तर पर बच्चों को लेकर ऐसा कोई डेटा नहीं है जिसमें बताया जा सके कि तीसरी लहर बच्चों पर ज्यादा घातक होगी। अगली वेव्स हैं, ये बच्चों में ज्यादा सीरियस होंगी। अगर हम पूरा डेटा देखें, इंडियन डेटा देखें, फर्स्ट वेव का, सेकेंड वेव का, या ग्लोबल डेटा देखें, तो अभी तक ऐसा कोई डेटा नहीं आया विद ओल्ड द वायरस और द न्यू वेरिएंट्स जहां पे ये दिखाया गया है कि बच्चों में अब ज़्यादा सीरियस इन्फेक्शन हो। अगर हम सेकेंड वेव का डेटा भी देखें तो जो भी बच्चे एडमिट हुए थे हॉस्पिटल में, 60 to 70% जो बच्चे एडमिट हुए थे, दे वर दोज विद कोमॉर्बिडिटीज। या तो उनकी इम्यूनिटी कम थी, या कुछ ऐसे बच्चे थे जो कीमोथेरेपी पे थे। जो हेल्दी बच्चे थे उनको माइल्ड इलनेस हुआ एंड दे रिकवर्ड विदाउट हॉस्पिटलाइजेशन। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।